हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि ऑरस्टेड ने ये प्रूव किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है और बायो-सावर्ट ने वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसका अमाउंट फाइंड किया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी अपन लोग फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट लॉज है, उन लॉज को हम डिस्कस करेंगे। So we will find the direction of magnetic field। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट लॉ है दैट इज राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? देखो, अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फाइंड करने वाले हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर तो स्ट्रेट कंडक्टर भी हो सकता है और सर्कुलर कंडक्टर भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो दोनों के लिए अपन फाइंड करेंगे कि भाई एक तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कैसे अप्लाई होगा, और दूसरा सर्कुलर कंडक्टर के लिए कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, सबसे पहले देखें अपन स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ये जो अपना राइट हैंड थंब रूल है वो क्या कहता है। ये रूल कहता है कि लेट आपके पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है। तो आप क्या करो कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर में लाइट की करंट आई फ्लो हो रहा है। दो कंडक्टर लिए हैं मैंने, एक ये कंडक्टर है, उधर की साइड वो सेकंड वाला कंडक्टर है। ठीक है, तो आप क्या करो कि अपना जो राइट हैंड है ना, उस राइट हैंड के थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, रख दिया। आपका जो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स है ना, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स, ये कर्वेचर ऑफ फिंगर्स, तो जो अगर आप अपना थंब करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो कर्वेचर ऑफ फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। दैट मीन्स जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कर्व की फॉर्म में होगी। ठीक है, दैट मीन्स ये ऐसे ऐसे। तो ऐसे जब मैं इसको रखूँगा तो थंब मैंने रखा, लेट करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, लेट इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, उस पॉइंट पे मैंने अपने फिंगर्स को रखा। तो कर्वेचर ऑफ फिंगर किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। अंदर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? अंदर होगी, अंदर होगी। और अगर ऐसे है, ये कंडक्टर है, ये ऐसे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होगी? सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी। ऐसे ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। अब ऐसे है तो डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई। इधर अंदर जाते हुए, इधर से देखूंगा तो इधर से बाहर आते हुए इस पॉइंट पे। ऐसे देखो, थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, तो इधर डायरेक्शन बाहर आते हुए, और इधर जब करूँगा तो इधर डायरेक्शन कहाँ हो गई? अंदर जाते हुए। तो यहाँ भी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ही होगी। ठीक है, इधर से तो ये बाहर आते हुए, इधर से ये अंदर जाते हुए। ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी? सर्कल्स की फॉर्म में। ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है भाई, पर अगर आपका मान लो कंडक्टर जो है वो सर्कुलर कंडक्टर है, ये सर्कुलर कंडक्टर मेरा हो गया। ठीक है, एक बार लाइट क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, एक बार अपना एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई, तो क्या होगा देखो, तो अब उल्टा हो जाएगा। अब जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है ना, उससे रिप्रेजेंट कर लो आप करंट की डायरेक्शन को, तो जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, कैसे? ये कर्वेचर ऑफ फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थंब कहाँ आ रहा है मेरा? सेंटर पे, बाहर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई? बाहर की तरफ। बाहर मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ठीक है, डॉट मतलब आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अक्रॉस मीन्स
इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है भाई, इसको ऐसे देख सकते हैं अपन, कोई एरो है ना, एरो है अपने पास, तो अपनी साइड अगर मान लो एरो आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी साइड आ रही है, तो अपन को आगे से क्या दिखेगा, एरो का हेड दिखेगा, जो कैसा होता है, शार्प होता है, पॉइंट जैसा लगता है मेरे को। इनसाइड मतलब अपन से दूर जा रहा है एरो, तो मेरे को एरो का बैक दिखेगा, टेल दिखेगी। एरो की टेल कैसी होती है, ये ऐसी होती है, क्रॉस जैसी। तो अगर अंदर जा रहा है, सॉरी बाहर निकल रहा है तो डॉट से, अंदर जा रहा है तो क्रॉस से। एरो को देख के अपन ये ध्यान रख सकते हैं। तो देखो यहाँ ऐसे थी मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई, आउटसाइड। यहाँ ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब कहाँ जा रहा है मेरा, अंदर। अंदर मतलब क्रॉस से, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो इस तरह इस रूल से मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी और सर्कुलर कंडक्टर्स के लिए भी। ठीक है भाई, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो थंब है मेरा, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कर्वेचर ऑफ फिंगर जो है वो कर्वेचर ऑफ फिंगर को उसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पे जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, करंट को। ठीक है, और थंब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो इससे सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रूल है विच इज कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। देखो वो क्या कहता है, देखो नाम से पता चल रहा है कॉर्क स्क्रू है ना, तो कॉर्क स्क्रू, कॉर्क ओपन करने वाला स्क्रू, उससे पता कर सकते हैं अपन डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। कॉर्क स्क्रू कैसा होता है, कॉर्क तो जानते हैं ना अपन, है ना, कोई भी ट्यूब बंद करना हो, पाइप बंद करना हो, बोतल का ऊपर लिड हो, वो कॉर्क जैसा हो सकता है। ठीक है, उसको ओपन करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक स्क्रू उसमें लगा सकते हैं ना, स्क्रू से उसको अपन रोटेट करवा सकते हैं। तो वो स्क्रू कैसा होता है, ऐसा होता है मेरा कॉर्क स्क्रू। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये कॉर्क लगा हुआ है इधर, इस कॉर्क को मुझे ओपन करना है ना, लाइट वुडन कॉर्क। कई बार बोटल्स जो आती हैं उनके ऊपर ये इस तरह का कॉर्क लगा हुआ होता है, ये बोटल्स में यहाँ इस तरह का कॉर्क लगा हुआ होता है। ठीक है, इसको रोकने के लिए तो ये इसको स्क्रू को क्या करते हैं, इसको ऊपर लगा के ऐसे रोटेट करवाते हैं, तो एक कॉर्क को ऊपर इसमें लगा के और इसको खींचते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले स्क्रू को इसके अंदर फंसाना पड़ता है, कॉर्क के अंदर। तो क्या है कि अपन मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल ये बोलता है कि लेट आपका जो स्क्रू है ना, वो आपने रखा ये डायरेक्शन ऑफ करंट पे, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, आई। ठीक है, आप रोटेट करेंगे, लेट आपका जो स्क्रू ड्राइवर है ना, कॉर्क स्क्रू जो है वो रोटेट कर रहा है किधर, वो जा रहा है आगे किसकी तरफ, करंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो करंट की तरफ जा रहा है, तो उसको रोटेट करवाने के लिए आप उसको ऐसे रोटेट करवाओगे ना भाई, ऐसे तो रोटेट करवाओगे, तो ऐसे रोटेट करवाओगे, तो जब ऐसे रोटेट उसको करवाओगे आप, तो उसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी, वो रोटेशन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो आप, मेरे पास ऐसे स्क्रू है, ठीक है, ये कॉर्क स्क्रू है, मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे टाइट करूँगा, ऐसे टाइट करूँगा ना, ऐसे जब मैं ऐसे इसको टाइट करूँगा इधर, तो टाइट करूँगा तो ये मेरा कॉर्क स्क्रू तो आगे जाएगा, नीचे ऐसे रख रहा हूँ मैं, आगे जाएगा, ये ऐसे आगे जाएगा, तो क्या होगा, आगे जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट आगे हो गई। मैं इसको रोटेट कैसे करवा रहा हूँ, ऐसे करवा रहा हूँ, ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ, तो ये जो रोटेशन की डायरेक्शन हो गई वो किसकी डायरेक्शन हो गई, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो वही रूल है सेम, ये थंब, ये फिंगर्स, ये आगे जा रहा है करंट, और ये ऐसे रोटेट करवाऊंगा तो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे करंट की डायरेक्शन वगैरह जा रहा है, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक
फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। एक और रूल है विच इज राइट हैंड पाम रूल। देखो वो कैसे वर्क करता है। राइट हैंड पाम रूल की बात कर रहा हूं मैं। राइट हैंड पाम रूल ये बोलता है कि भाई अपना राइट हैंड है, इसका पाम इस तरह रखो ऐसे, ठीक है, ऐसे रखो, ऐसे रखूंगा सामने, ऐसे रखूंगा मतलब ये मेरा थंब, ठीक है, ये फिंगर्स हो गई मेरी, ठीक है, ये मेरी फिंगर्स हो गए ना। मैंने एंड को ऐसे रखा, मेरा जो थंब है ना वो थंब मेरा है किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट में ऐसे, और मेरी पाम जो है ना वो पॉइंट आउट कर रही है उस पॉइंट को जिसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ऐसे कि इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मेरा कंडक्टर ये रहा, तो मैंने अपना पाम ऐसे रख दिया, ठीक है, थंब मेरा ऊपर, डायरेक्शन ऑफ करंट में मेरा थंब है, ठीक है। मेरी पाम किसको इशारा कर रही है ना, किसको पॉइंट आउट कर रही है, इस पॉइंट पी को जिसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये पाम से पुश करने की जो डायरेक्शन है, पाम से पुश करने की डायरेक्शन, आगे पुश करूंगा ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। थंब रखा, ये पॉइंट पी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ठीक है, तो पुश आगे करूँगा तो आगे मतलब इस प्लेन से बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मान लो ऐसे फाइंड करना होता, ठीक है, ऐसे फाइंड करना होता मुझे, ऐसे नीचे होता डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर इसमें नीचे होता ऐसे, ऐसे रखता, पॉइंट पी हो गया, तो अंदर होती इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये रूल अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अमाउंट तो कहाँ से पता चल जाएगा, बायो-सावर्ट लॉ से पता चल जाएगा, और उसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ से पता चल जाएगी, यहाँ से, किसी से भी फाइंड कर सकते हो। वैसे तो सिंपल तो वही पड़ेगा अपने लिए, राइट हैंड थंब रूल, उसी से अपन क्या कर सकते हैं, इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए रूल पढ़ा कौन सा, बायो-सावर्ट रूल, बायो-सावर्ट लॉ। ऐसे ही अपन ने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ के थ्रू अपन क्या फाइंड करते थे, सॉरी कूलॉम लॉ, ठीक है, कूलॉम लॉ से अपन क्या फाइंड करते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते थे, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कूलॉम लॉ है ना, कूलॉम लॉ, और इधर अपन ने पढ़ा क्या, बायो-सावर्ट लॉ। एक लॉ तो किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। दोनों लॉज के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। देखो सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं, सिमिलैरिटीज क्या क्या है भाई, सिमिलैरिटीज सबसे पहले तो यही है कि भाई इसके अंदर तो अपन स्टैटिक चार्ज यूज करते हैं, है ना, और बायो-सावर्ट लॉ के अंदर क्या यूज करते हैं, आइडियल, विच इज करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट भी चार्ज से बना हुआ है, ठीक है, वही करंट तभी फ्लो होगा जब चार्ज फ्लो होगा, और ये चार्ज है, तो दोनों चार्ज से रिलेटेड हैं, ठीक है, दोनों में ही किसका यूज हो रहा है, चार्ज का यूज हो रहा है, ठीक है, वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। भाई चार्ज क्या है, सॉरी चार्ज क्या है, चार्ज स्टैटिक करंट ही तो हो गया, चार्ज इज स्टैटिक करंट, और ये मूविंग करंट हो गया। तो दोनों किससे जनरेट हो रहे हैं, एक स्टैटिक करंट से और एक मूविंग करंट से। अपन ने देखा था कि भाई दोनों क्या करते हैं, उसके अंदर भी के Q1 Q2 अपन R², यहाँ भी आइडियल साइन थीटा अपन R², दोनों के दोनों फॉलो करते हैं क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और क्या सिमिलरिटी है, दोनों में अगर R इनफाइनाइट रखेंगे तो ही फोर्स 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई दोनों की फील्ड या फोर्स की जो रेंज है वो कैसी है, इनफाइनाइट है, दोनों की रेंज कैसी है, इनफाइनाइट है। अच्छा एक चीज़ और है, दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, भाई वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, ठीक है, बोथ फॉलो
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर सिमिलरिटीज़ तो ये हैं, डिफरेंसेस क्या 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 है दोनों के अंदर। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि भाई ये स्टैटिक चार्ज, इसका जो चार्ज है वो कैसा क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके अंदर जो आइडियल है वो आइडियल वेक्टर है, मतलब वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो आइडियल वेक्टर, उसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी है। कूलॉम लॉ के अंदर जो चार्ज है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज़ और अपन ने देखी कि भाई यहाँ पे क्या आ रहा था, आइडियल साइन थीटा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही थी, थीटा पे। यहाँ पे कोई थीटा नहीं आता, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड नहीं करती किस पे, थीटा पे, बट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब बायो-सावर्ट लॉ थीटा पे डिपेंड करता है, कूलॉम लॉ थीटा पे डिपेंड नहीं करता, एंगल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या होगा कि पॉइंट चार्ज है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, वो रेडियल फॉर्म में होगी अपनी, वहाँ पर देखी भी थी, ठीक है। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, ऑलवेज कहाँ होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। भाई अपने पास यही तो आया था, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, V0/4 यही आया ना। मतलब डायरेक्शन जो होगी dV की वो कहाँ होगी, कि आइडियल वाले प्लेन और आर वेक्टर, भाई क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कहाँ होती है, क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते थे। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। तो E2 पे आएंगे तो इनके परपेंडिकुलर प्लेन में डायरेक्शन होगी किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आइडियल और आर इनके परपेंडिकुलर प्लेन में होगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये अपने सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं कूलॉम लॉ और बायो-सावर्ट लॉ के अंदर। अब बायो-सावर्ट लॉ की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं आगे चैप्टर में, तो उनमें से एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। लेट अपने पास एक आर्क है, उस आर्क से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेट मेरे पास है क्या, एक आर्क, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, ठीक है। अच्छा, नोट्स में मैंने क्या ये टॉपिक डालने की जगह एक क्वेश्चन लिखा दिया डायरेक्ट कि एक आर्क है, PQ आर्क है जिसकी लेंथ L है ना, जिसकी रेडियस A है, उससे किसी पॉइंट P पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो नोट्स में ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लेट मेरे को कोई आर्क है ये, ठीक है, और ये इसका सेंटर है O, इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। नोट्स के अंदर आपको ये ऐसे मिलेगा क्वेश्चन कि ये एक, ये O पॉइंट, ये PQ, तो इस कंडक्टर से पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। करंट लेट इसके अंदर I फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, A है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, पॉइंट O पे फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो क्या है कि मुझे ये जो PQO, ये जो कंप्लीट आर्क है, इससे कहाँ फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड O पे फाइंड करनी है। तो पहली बात तो देखो OQ और OP ये दोनों जो पोर्शन है तो O से ही पास हो रहे हैं, तो OQ और OP तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे ही नहीं। OQ एंड OP आर पासिंग थ्रू O, भाई दोनों के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0। They will not generate magnetic field at point O। तो फिर कौन करेगा, PQ करेगा, ठीक है। अब PQ करेगा तो अपन को पता है कि भाई बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायो-सावर्ट लॉ कहता है कि स्मॉल करंट एलिमेंट DL से, आइडियल से, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लो पहले तो, आइडियल, ये DL हो गया है ना, तो टोटल लेंथ क्या हो गई इसकी, लेट L हो गई, ठीक है। ये DL से जो मैग्नेटिक फील्ड dV होगी वो क्या होगी, वो होगी μ0/4 आइडियल साइन थीटा और अपॉन r², ये होगी भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ थीटा क्या होता था भाई, DL और पॉइंट O जिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन
डी एल और ओ को ज्वाइन करवाने वाली लाइन का डी एल के साथ एंगल। भाई अब डी एल अपना ऐसे है, ठीक है, ये अपन ने लाइन को ऐसे ज्वाइन करवाया, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, दिख रहा है अपन को डायरेक्ट ही। तो थीटा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है, अरे 1 होता है भाई। तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल और अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। आर भी ए है तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल और अपॉन ए स्क्वायर, आर इक्वल टू क्या है ए है। तो ये तो स्मॉल एलिमेंट से हो गई, स्मॉल एलिमेंट डी एल, इसके स्मॉल पोर्शन डी एल से। कंप्लीट से फाइंड करनी है तो लेट कंप्लीट से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस कंप्लीट जो पोर्शन है पी की उसको मैं इसी तरह के डी एल एलिमेंट से मिलके बना हुआ मान लेता हूँ। सारे डी एल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देता हूँ, ऐड मतलब इंटीग्रेशन कर दूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, और आई अपॉन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा डी एल, डी एल का इंटीग्रेशन करना है, सारे डी एल मुझे ऐड करने हैं, सारे डी एल में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आर्क पी क्यू आ जाएगा, बी क्यू क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा आर्क पी क्यू, ठीक है। आर्क इक्वल टू क्या होता है, आर्क इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस, पढ़ा है ना, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई म्यू नॉट आई अपन 4 पाई ए स्क्वायर, आर्क पी क्यू एंगल इंटू रेडियस, एंगल लेट इसने बनाया है सेंटर पे अल्फा एंगल, तो अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा ए, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा भाई म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई ए हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है भाई, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 पावर 7 माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू आई अल्फा अपॉन 4 पाई ए हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 पावर माइनस 7 आई अल्फा और अपॉन में क्या आ जाएगा ए। So this will be the magnetic field at the center of arc O 10 power minus 7 I alpha upon A। यूनिट तो पता ही है अपन को, टेस्ला में अपन इसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह अपन ये किसी भी आर्क से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आप कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट आर्क के लिए, ठीक है। तो बाकी के जो एप्लीकेशंस है बायो-सावर्ट लॉ के उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।